आज़ाद एग्रीकल्चर कोचिंग कानपुर की तरफ से रसायन विज्ञान के आज जल चैप्टर जो है, जल टॉपिक जो है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमको अवगत है, अकार्बनिक रसायन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें जल चैप्टर है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आता है। हमने कहा था आपकी क्लास टॉपिक वाइज टॉपिक निरंतर चलेगी। तो सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि जल होता क्या है। जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। जल क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। और सर्वप्रथम ये भी पता होना चाहिए, हिप्पोक्रेटस एक वैज्ञानिक थे, ये 500 ईसा पूर्व इन्होंने बताया था जो जल होता है छान के पीने योग्य बताया था। किसने? हिप्पोक्रेटस ने 500 ईसा पूर्व इन्होंने बताया कि जल जो होता है छान कर पीने योग्य बताया था। फिर उसके बाद अगर पूछता है जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होता है 18 होता है। अभी हम भारी जल के भी विषय में चर्चा करेंगे। भारी जल का अणुभार 20 होता है, जिसका सूत्र होता है D2O। पहले हम देखते हैं जल का अणुभार 18 होता है। अगर पूछता है कि आयनात्मक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, पूछता है आयनात्मक दृष्टि से, आयनात्मक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो आप बताएंगे 2:1, 2:1। और यहीं पर पूछ दे भारात्मक दृष्टि से अनुपात कितना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, भारात्मक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 1:8। और एक चीज और याद रखना, अगर घुमा दे कि ये बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, अगर ये पूछ दे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तब 1:2 हो जाएगा। अगर पूछ दे भारात्मक दृष्टि से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तब 8:1। मतलब इतना याद रखना, अगर हाइड्रोजन पहले आए ऑक्सीजन बाद 2:1। अगर पूछ दे कि भारात्मक दृष्टि से तो 1:8। और फिर पूछता है जल क्या होता है, मिश्रण है कि यौगिक, तो जल हमारा क्या है? जल यौगिक है। हमने बताया भी था जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दो मिले हैं तो हमारा जल क्या है? जल एक यौगिक है। कभी कभी पूछ देता है जल क्या होता है, शुद्ध जल क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ना जल का कोई रंग होता है, ना ही गंध होती है, और ना इसमें कोई स्वाद होता है। अगर पूछता है जल के प्रकार कितने होते हैं, तो जल के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हार्ड वाटर अर्थात कठोर होता है, सॉफ्ट वाटर अर्थात मृदु जल। तो कठोर जल क्या होता है? जिस जल में, कठोर जल होता है जिस जल में कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो 6 होते हैं, ये 6 जो तत्व होते हैं जिस जल में मिले होते हैं उनको कहते हैं हम कठोर जल। और जिस जल में ये 6 तत्व नहीं मिले होते हैं उनको कहते हैं हम मृदु जल। जिसमें ये नहीं विद्यमान होते हैं 6 वो होते हैं, नहीं पाया जाता है उसमें मृदु जल। जिसमें 6 तत्व पाए जाते हैं होते हैं कठोर जल। कठोर जल की और पहचान होती है, कठोर जल साबुन के साथ क्या देता है? झाग नहीं देता है, जबकि मृदु जल में साबुन के साथ क्या होता है? ये झाग देता है। पीने के लिए उपयुक्त है कौन सा जल? कठोर जल। और पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो है मृदु जल। इसके प्रयोग से बायलर देखा होगा, जो घरों में हैंडपंप जो होता है उसमें जो वाशर डालते हो शीघ्र खराब हो जाते हैं। किस जल से? कठोर जल से। क्वेश्चन पूछता है किस जल के प्रयोग से बायलर खराब हो जाते हैं, तो कठोर जल। पीने योग्य जल है कठोर जल। कौन सा साबुन के साथ झाग नहीं देता है? कठोर जल। और जो जिस जल में 6 तत्व ना पाए जाए, लवण ना पाए जाए, तो कौन सा होता है? वो सब होते हैं मृदु जल। ये होते हैं जल के प्रकार। अब जल की कठोरता देखते हैं। जल की कठोरता में भी यही होता है
जिस जल में जल की कठोरता जो होती है 2 प्रकार की होती है, वैसे तो जल की कठोरता जिस जल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण जो विद्यमान हो वो कहलाती है जल की कठोरता। और जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है अस्थाई, इसे बोलते हो टेम्परेरी, और दूसरी होती है स्थायी, इसे परमानेंटरी बोलते हो। तो अस्थाई जल की कठोरता के प्रकार, जल की कठोरता तो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अस्थाई और दूसरी होती है स्थायी। तो जल की अस्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता, अगर क्वेश्चन फिर पूछेगा जल की अस्थायी कठोरता में कौन कौन से लवण या तत्व पाए जाते हैं, तो जल की अस्थायी कठोरता में 2 होते हैं और बाकी जो 4 होते हैं जल की, कुल मिला के 6 थे, 2 हमारे अस्थायी में चले गए और 4 हमारे किसमें चले गए? स्थायी में चले गए। अस्थायी में कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अस्थायी जल की कठोरता के उदाहरण हैं। और स्थायी में क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो होते हैं 4। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्थायी कठोरता जल का उदाहरण है, 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी कठोरता जल, स्थायी कठोरता जल का उदाहरण नहीं है, तो 3 इसमें दे देगा, या नहीं देगा तो इसमें ये टिक मारेंगे। या क्वेश्चन पूछ देगा अस्थायी कठोरता जल पाया जाता है, ऑप्शन दिया जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उपरोक्त दोनों, या कैल्शियम सल्फेट, तो आप टिक मारेंगे उपरोक्त दोनों। तो इतना याद रखना, अस्थायी में 2 और स्थायी में 4 पाए जाते हैं। ये होते हैं हमारे जल की कठोरता, अस्थायी और स्थायी। ये हमारे नोट करो। अब होता है जल की कठोरता दूर करने की विधियां। पहली अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां और दूसरी है स्थायी। अस्थायी में पहली होती है उबाल कर, दूसरी होती है धावन सोडा विधि और तीसरी होती है क्लार्क विधि। तो उबाल कर विधि में क्या करते हैं? अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां, अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। तो पहला हमने बताया उबाल कर, तो इसमें हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम कि हमने बताया कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनको हम क्या कर देते हैं? उबाल देते हैं। तो उबालने पर क्या होता है? ये कैल्शियम एक कार्बोनेट लेके अलग जाएगा। रासायनिक समीकरण जब करते हैं तो ये वाला धनात्मक कैल्शियम प्लस प्लस और CO3 माइनस का होता है CO3, ये क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट अलग चला गया, बचा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 प्लस H2 और एक ऑक्सीजन 3 6 थे, 3 निकले, 1 चला गया, 4 बचे कितने? 1 कार्बन बचा है और 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। ये हो गया हमारा उबाल कर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। इसी को हम कहते हैं संगमरमर के टुकड़े, कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं संगमरमर के टुकड़े या चाक, जो लिखा जाता है श्याम पट पर जो चाक आती है इसी की बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर उसके बाद होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें क्या होता है? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। अब एक चीज याद रखना, जब उबाल कर विधि करते हैं तो इसमें क्या होता है? विलेय से अविलेय में चले जाते हैं। ये होते हैं विलेय, विलेय से अविलेय। और कैसे? बाइकार्बोनेट के लवण कार्बोनेट लवण में बदल जाते हैं। ये देखो बाइकार्बोनेट थे, कार्बोनेट में बदल गए, विलेय से अविलेय में चले जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि अस्थायी कठोरता विधि में उबालने पर विलेय से अविलेय में कौन जाता है? तो बाइकार्बोनेट अलग जाता है। तो कैसे जाता है? ये हो गया हमारा, बचा क्या हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बचा हमारा? जल। ये हमारी थी उबाल कर। कौन सी विधि हो गई? उबाल कर। अब दूसरी भी देखते हैं, क्लार्क विधि या बुझा चूना विधि। क्लार्क विधि या बुझा चूना विधि में क्या करते हैं? फिर वही बात, इन्हीं 2 के अस्थायी चल रही है तो अस्थायी में 2 ही पाए जाते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या करते हैं? बुझा चूना के साथ क्या कराते हैं?
CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना का सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम कितने कैल्शियम हो गए 2, तो हमने 2Ca लिख लिया, ये प्लस प्लस के बाहर आ गए। अब CO कितने बार 2 बार है तो हमने पहले ही लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया CO3 कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने बाकी रह गए हमारे 6 निकल गए, 3 दूनी 6 का काम खत्म हो गया। हाइड्रोजन 2 बाकी रह गए, ऑक्सीजन भी 2 बाकी रह गए। अगर हम 2H2O लिख दें तो जल्दी बाहर हो गया। ये हमारी थी कौन सी क्रिया, ये क्लार्क विधि में। अब जब क्लार्क विधि में अस्थायी कठोरता विधि की देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बुझा चूने के साथ क्रिया करा रहे हो तो पहली हो गई कौन सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब दूसरी होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये भी किसके साथ क्रिया कराओगे, बुझा चूना के साथ, तो इसमें भी क्रिया क्या कराएगा, ये होता है ये CaCO3 अलग चला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग जाएगा, MgCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक बार CO3 बाहर चला गया और एक बार CO3 था, 3 निश्चय काम इनका खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारा 2 हाइड्रोजन ये बाकी रह गए, 2 ये हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर हम 2H2 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने बाकी रह गए, मात्र 2, 2H2 बाहर चला गया था, जल बाहर बन गया। ये हमारा था क्लार्क विधि। अब तीसरी इसमें पूछी जाती है धावन सोडा विधि। धावन सोडा विधि तीसरी विधि है। अस्थायी कठोरता दूर करने की विधिया में पहले थी उबाल कर, दूसरा हो गई हमारी कौन सी, क्लार्क विधि, और तीसरी हमारी है धावन सोडा विधि। धावन सोडा विधि, धावन सोडा सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछते धावन सोडा में जल के कितने अणु मिले होते हैं, 10H2O। जैसे लिख के तुमने बताया था 24 मोल में 6 बताए थे, उसी प्रकार धावन सोडा में हमारा क्या होता है, Na2CO3 10H2O। अब हम बात करते हैं धावन सोडा कैसे होता है। तो पहली अस्थायी कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा क्या होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यही 2 बाई आते हैं, तो इनके साथ कौन क्या करेगा, धावन सोडा करेगा, Na2CO3 करेगा, और इसमें भी Na2CO3 करेगा। जब रिएक्शन करेंगे इसमें भी विलेय से अविलेय में जाएंगे। पहले वाले में विलेय से अविलेय में गए थे, कौन सी विधि में, उबाल कर, और दूसरे में कौन सी थी, क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में कौन गया था, विलेय से विलेय में गए थे, और तीसरी हमारी चल रही धावन सोडा विलेय से विलेय में जाएंगे। कभी कभी हो जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की धावन सोडा विधि में जो होता है क्रिया कराने पर किस प्रक्रिया में जाते हैं, तो विलेय से अविलेय में जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये CaCO3 लेके अलग चला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, CaCO3 अलग हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, 2Na बचा है। अगर हम 2Na लिख दें तो सोडियम, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी H आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट अलग हो जाएगा। ये फिर से देखो वही प्रक्रिया आ गई, सोडियम बाई कार्बोनेट आ गए, विलेय से अविलेय में। पहले क्या था, विलेय से अविलेय में, अब देखो अविलेय से विलेय में जा रहे हैं। ये प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है। फिर इसमें क्या होगा, MgCO3 अलग होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और फिर क्या होगा, ये 2Na हम लिख देंगे, 2Na, यहाँ सोडियम कितने 2 है तो 2 हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 पहले लगा दिया, 2 हाइड्रोजन हो गए। कार्बोनेट 2 है तो 2 हमने लिख दिया, पहले 2 लगा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारी थी जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। अब जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां देखेंगे। जल की अस्थायी में 2 थे, उसी प्रकार स्थायी में हमारे 4 होते हैं। हमने बताया था कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें हम पहले भी देखेंगे, इसमें भी धावन सोडा भी द्वारा भी प्रयोग करते हैं, और साथ में सबके साथ धावन सोडा साथ किया करा देंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो होती है परम्यूटेड विधि। कौन सी विधि होती है, परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Na2Al2 Si2OH, Na2Al2 Si2OH। इसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। तो इस
इसमें क्या पूरा फार्मूला ना लिख करके हम लिख देते हैं सोडियम जियोलाइट। कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम जियोलाइट का सूत्र क्या होता है, तो Na2Z, इसका पूरे का जो होता है Z हो जाता है, सोडियम जियोलाइट। क्या बोलते हैं, सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट हो जाता है। अब इसकी प्रक्रिया जब कराते हैं तो हम क्या कराते हैं, ये अस्थायी जिस प्रकार से दो थे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसी प्रकार स्थायी जो विधि चल रही है हमारी, दूसरी विधि कौन सी चल रही है, स्थायी। पहले थी अस्थायी कठोरता जल करने की विधियां, अब स्थायी कठोर जल दूर करने की विधियां में स्थायी विधि है। स्थायी विधि में परम्यूटेड विधि साथ करा रहे हैं, और परम्यूटेड का हमने डायरेक्ट सूत्र बताया Na2Z, सबके साथ Na2Z जोड़ देंगे। जब Na2Z जोड़ दिया हमने, जब रासायनिक प्रक्रिया कराएंगे, ये कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम जियोलाइट अलग हो जाएगा, तो CaZ। इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम Mgz बाहर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, CaZ और Mgz, सबके साथ Z अलग हो जाएगा, बचेगा हमारा, वही लिख देंगे सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2, Na2 सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2 SO4, दूसरा हमारा हो जाएगा Na2SO4, Ca कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हो जाएगा हमारा 2NaCl, 2NaCl। ये हमारी थी परम्यूटेड विधि, जिसमें Na2Z ले लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सबके साथ सोडियम जियोलाइट से जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाते हैं। ये हमारी थी स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। इसी प्रकार से हम सोडा के साथ भी क्रिया करा देते हैं, ये हमारी हो जाएगी जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। अब इसी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी साथ में देख लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है पीएच क्या होता है, क्या जल का पीएच मान क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है, सिरका का पीएच मान क्या होता है, इस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पीएच क्या होता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सर्वप्रथम सोरेनसन ने की थी। खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। कभी पूछ देता है कि पीएच की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। परिभाषा क्या होती है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। कभी कभी पूछ देता है किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का माप क्या कहलाता है, तो पीएच कहलाता है। दूसरी परिभाषा में या हाइड्रोनियम आयनों H3O, हाइड्रोनियम आयनों के हाइड्रोक्साइड आयनों, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयनों OH, हाइड्रोक्साइड आयनों OH के आयनों का प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। फिर से सुनिए, खोज सोरेनसन ने की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, कौन होता है, पीएच होता है। हमने परिभाषा क्या बताया, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप होती है, वो कहलाता है हमारा पीएच। फिर दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयनों OH3O से हाइड्रो ऑक्साइड आयनों OH के आयनों का प्रतिनिधित्व करता है, पीएच कहलाता है। इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि जल का पीएच मान कितना होता है, 2-4 है पीएच मान के देख लीजिए। कल पूछेगा जल का पीएच मान कितना होता है, 7। जल का पीएच मान होता है 7। चाहे जल पूछे या इसी में जोड़ सकते हैं नमक, जल का और नमक का पीएच मान एक ही होता है, वो होता है हमारा 7। और यहीं पर पूछते समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4।
जल का pH मान होता है 7, समुद्री जल का pH मान होता है 8.4 होता है। रक्त का या आंसू का, रक्त का या आंसू का pH मान होता है 7.4 होता है। लार का pH मान कितना होता है? जो लार, एक एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है और एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज और टाइलिन, एमाइलेज मनुष्य के लार में पाया जाता है, जबकि जानवर जो होते हैं जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो लार में 6.5 से 7.5 होता है। फिर अगला देखते हैं दूध का pH मान। दूध, जल का 7, जल हो गया नमक 7, समुद्री जल का 8.4, रक्त आंसू का 7.4, लार का 6.5 से 7.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। दूध का 6.4 होता है। दूध का 6.4 होता है। मूत्र का 6 होता है। मूत्र, और मूत्र में जो यूरिन होता है उसके अगर यूरिया पूछते 2% पाई जाती है। कभी कभी पूछ देता है यूरिया में नाइट्रोजन होती है 2% पाई जाती है। कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का 6 होता है। शराब में, शराब जो होता है एल्कोहल जिसे कहते हैं शराब, शराब का pH मान 2.8 होता है। शराब का pH मान, और सिरका, सिरका पूछता है, सिरका, सिरका जो अचार मुरब्बे आदि बनाने में जिनका प्रयोग करते हैं, सिरका का 2.4। कभी कभी ऑप्शन न दे करके 3 डायरेक्ट दे दे तब भी होता है 2.4 या 3। और नींबू का भी, नींबू का pH मान होता है 3। कितना होता है? सॉरी 2.4 ही होता है, 2.4। सिरका और नींबू का 2.4 ही होता है। ये हमारे pH मान थे, नोट कर लो। अब देखते हैं इसी का भारी जल। भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है D2O। हमने उस दिन बताया था समस्थानिक और समभारी। जो भारी जल जो होता है यह समस्थानिक के ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। कभी कभी पूछ देता है कि भारी जल हाइड्रोजन के किस रूपांतर होता है, तो समस्थानिक, समभारिक नहीं बोल रहे हैं, समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। और कभी कभी ये पूछते हैं भारी जल का अणुभार कितना होता है। अभी हमने जैसे जल का अणुभार बताया था 18 होता है, और भारी जल का अणुभार होता है कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। अगर ये पूछते कि इसका जो होता है साधारण जल होता है, इसमें साधारण जल कितना होता है भारी जल में, अगर पूछते भारी जल में साधारण जल कितना होता है, भारी जल में साधारण जल, भारी जल के अंदर साधारण जल कितना होता है, तो 0.014% पाया जाता है। भारी जल D2O, भारी जल अणुभार भी, साधारण जल इसमें कितना पाया जाता है? 0.04% पाया जाता है। अगर कभी ये पूछते खोज किसने की थी, तो खोज, भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे वैज्ञानिक थे। यूरे कौन थे? यूरे और वासवर्न थे। वासवर्न ने की थी, यूरे और वासवर्न ने। और यूरे को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1934 में। 32 में इन्होंने खोज की थी। कब की खोज की थी? यूरे ने 1932 में। और उनको 34 में क्या हुआ था? 1934 में ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? यूरे को। भारी जल की खोज इन्होंने की थी। उसके साथ में भारी जल से अब कुछ जल के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछे साधारण जल का क्वथनांक कितना होता है? साधारण जल का देखो हमने एक दिन गलनांक क्वथनांक मैंने बताया था। गलनांक जब ठोस से द्रव में जाए उसे गलनांक, जो द्रव से गैस में जाए उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। और जो जम जाए उसे हिमांक बोलते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जबकि गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछते कि जल को ठंडा किया जा सकता है अधिकतम कितने तापमान पर, जल को ठंडा किया जा सकता है तो कितने तापमान पर? -27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो -27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमारा क्या होता है? जल को अधिकतम ठंडा किया जा सकता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाने पर पानी क्या होता है? सिकुड़ता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में क्या होता है? पानी क्या होता है? जल सिकुड़ता है। और जल का सर्वाधिक घनत्व कितने ताप पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। क्वेश्चन पूछ देता है जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। फिर पूछ देता है पहाड़ की ऊंचाई पर जल 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलने लगता है। जो पहाड़ जो होते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर होता है, सबसे ठंडा अपना इलाका है, जो चाइनीज जो कहते हैं येलेसी, जो इस समय इंडिया और चाइना वाला मतभेद है, उसमें वहां पर क्या होता है? 71 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जैसे ही होगा वहां क्या होगा? बर्फ पिघलने लगती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलती है पहाड़ों पर? तो 71 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और हमने ये बताया 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जल से बर्फ जमने में आयतन में 9% की वृद्धि होती है। जब जल होता है, जो बर्फ होता है, तो जो बर्फ का जो आयतन होता है, जो बर्फ जम जाती है, उसका आयतन कितना होता है? 9% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? 9% बढ़ जाता है। तो आज का टॉपिक था जल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।